नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जब भी रिसर्च डिज़ाइन पढ़ोगे तब भी यही काम में आने वाला है। ओके, तो हमने रिसर्च डिज़ाइन को और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को साथ में लेकर ही चले बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही सारी डिज़ाइन आ जाती है। ओके, तो चलो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, वैसे भी आप लोगों ने होली का त्यौहार जो था वो बहुत अच्छे से मनाया होगा। ओके, आई होप कि सभी की होली बहुत ही अच्छी रही होगी और इस बार आपको चाहे कितने भी त्योहार आए, चाहे कितने भी कुछ भी मतलब कि प्रसंग आ जाए, ओके, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। ओके, तो इस बार जिन बच्चों का मतलब कि नेट नहीं हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ, ओके, तो उन लोगों के लिए अब की बार नेट जेआरएफ लेकर ही रहेंगे। ओके, या तो फिर आपको यही अपने आप को बोलना है कि अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, और जिन बच्चों का मतलब कि मान लो कि नेट क्लियर हो चुका है, जेआरएफ के लिए थोड़ा सा मतलब कि रुक गए हैं, तो उन लोगों को अपने आप को ये बोलना है कि अब की बार जेआरएफ पार। ओके, तो चलिए बहुत ही मतलब कि स्ट्रांगली होकर आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी बिकॉज ये थोड़ा सा आपको मतलब बोरिंग सा भी लग सकता है, लेकिन बोरिंग सा नहीं लगेगा बिकॉज बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ओके, तो जितना आप बोलते हैं ना कि पहले हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं होगा, लेकिन हम वहाँ पर जाते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, तो हमें उसके मतलब कि बहुत अच्छा फील होता है ना। तो बस ये टॉपिक भी ऐसा ही। ओके, तो घबराना नहीं है, किसी को भी समझना है सिर्फ ओके चीज़ों को बिकॉज सारा का सारा रिसर्च इसी पर डिपेंड होता है। जैसे कि वेरिएबल आप नाम सुनते हो, हाइपोथेसिस नाम सुनते हो, ओके, रिसर्च डिज़ाइन नाम सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही मतलब कि इसमें ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए बने रहे वीडियो के साथ और ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए जो बच्चे लाइव चैट के अंदर जुड़ते हैं वो बच्चे, और जो बच्चे मतलब कि पीछे से जुड़ते हैं ना, मतलब कि बाद में क्लास देखते हैं, तो वो लोग ना प्लीज़ लाइक किया करो। ओके, बिकॉज लाइक में तो आपके एक भी पैसे नहीं लगते हैं ना। चले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेरी यूट्यूब चैनल है। ओके, और ये पेपर 1 के लिए है, पेपर 1। ओके, पेपर 1 वाले बच्चों के लिए है। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर 9 के हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब कि 9000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। 1.5 साल की मतलब कि ये सफ़र में आप लोगों ने मेरा बहुत सारा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, और ये हमारी साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए न्यू चैनल हमने क्रिएट की थी उनके ही कहने पर। तो यहाँ पर जो बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं तो सो प्लीज़ उसको भी, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। अभी 266 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ओके, और 44 वीडियोस डाले हुए हैं। देखो, यूनिट नंबर 3 हमने अभी स्टार्ट कर दिया है पेपर 2 का। ओके, ये साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए। ओके, आई होप अब आपको मतलब कि चैनल के बारे में पता चल गया होगा, कहीं पर भी ढूंढने नहीं जाना होगा। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? हमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पीवाईक्यूज लगाए होंगे, आपको मतलब जो बच्चे फ्रेश है उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे मतलब कि प्रिपरेशन करते आए हैं, ओके, तो उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से तो आपका बनता है ना। और एक मतलब कि ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन के रूप में भी मिलता होता है। तो क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके बारे में देखते हैं। ओके, देखिए, प्रायोगिक अनुसंधान मतलब कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो दो चरों का उपयोग करके, मतलब कि दो वेरिएबल का उपयोग करके अनुसंधान करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। और किस तरीके से दो वेरिएबल के, हम दो वेरिएबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और वो दो वेरिएबल कौन से होते हैं? एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्वतंत्र चर बोलते हैं हिंदी में, या तो फिर आईवी के नाम से भी जानते हो। ओके, आई का मतलब है इंडिपेंडेंट, वी का मतलब है वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को आश्रित बोलते हैं, आश्रित चर बोलते हैं। ओके, तो उसको हम डीवी बोलते हैं,
डीवी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डिपेंडेंट एंड वी का मतलब है वेरिएबल। ओके क्लियर। अब देखो ये वेरिएबल, दो वेरिएबल की बात यहाँ पर आ रही है, तो अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो वेरिएबल का वीडियोस जब बनाऊंगी ना तब आपको डिटेल्स में समझाऊंगी कितने वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, मैनली हमें ये देखना है, मैनली आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, दो टाइप्स के मैनली अगर देखा जाए तो। ओके, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और बाकी के जितने भी होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर से निकले हुए उसके मतलब के प्रकार की बात हो जाती है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो मेनली हमारे पास कितने, दो वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो अगर मैंने ये कह दिया, आप लोगों ने मान लो कि जिस सेट वाले बच्चों का रिजल्ट भी आप लोगों ने मेरी पोस्ट पर मतलब यूट्यूब पर देखा होगा, है ना। तो अगर मान लो कि बहुत सारे बच्चों ने मतलब कि 120 प्लस बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने जी सेट क्वालिफाई किया इस बार। ओके, और ये मेरी पहली ही बैच थी, पहली बैच में मुझे इतना सारा रिजल्ट मिला है। 2108 बच्चे ऑल गुजरात के अंदर पास हुए थे, उनमें से मेरे चैनल से 120 बच्चे क्वालिफाई हुए। ओके, अब देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चले कि मेरी मतलब कि आप लोग मतलब एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को बता रहा है कि आरती मैम की चैनल से हमने प्रिपरेशन की और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और हम क्वालिफाई हो गए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी यूट्यूब चैनल से आपने जो स्टडी की, ओके, तो मेरी यूट्यूब चैनल जो है उसका प्रभाव किस पर पड़ा, आपके रिजल्ट पर पड़ा, आपकी मतलब कि आपके आप क्वालिफाई हुए। ओके, यूट्यूब चैनल मतलब कि आपने वहां पर पढ़ाई की, तो ये मान के चलो ना कि मेरे टीचिंग से, ओके, मेरे टीचिंग से आपका जो रिजल्ट है, ओके, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया। चलो ओके, ये मान के चलते, तो यहाँ पर टीचिंग, मेरा टीचिंग जो है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और आपका जो रिजल्ट था तो वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज क्यों, तो देखो मैंने पढ़ाया और आपने मतलब पढ़ाई की, और आपकी पढ़ाई पर आपने पढ़ाई, देखो मैंने पढ़ाया आपने पढ़ाई की, और इसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आया, है ना। तो यहाँ पर इफेक्ट किसका हुआ, मेरे पढ़ाने का हुआ, है ना। तो मेरे पढ़ाने से आपका रिजल्ट अच्छा आया, तो इसका मतलब है कि मेरे पढ़ाने का इफेक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ा है ना। तो यहाँ पर टीचिंग जो है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाती हूँ, अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाए। ओके, वरना अगर दूसरे एग्जाम्पल दूंगी ना तो वो आपके दिमाग को मतलब कि ऐसे चक्कर की तरह गोल गोल घुमा देगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि टीचिंग के इफेक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ी, है ना। तो जो इफेक्ट करने वाला होता है, जो इफेक्ट करने वाला, किसने इफेक्ट की, तो टीचिंग ने की, तो वो हो जाता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और जिस पर इफेक्ट हो रही है, जिस पर इफेक्ट हो रही है तो वो हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड होना, किसी पर डिपेंड होना। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों के घर में मान लो कि आप चाहे लड़का हो या लड़की हो। ओके, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इस तौर पे देती हूँ कि मान लो सपोजली मेरे पर ही ले लेती हूँ। अब मेरे घर में हम 4 लोग हैं, है ना, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। अब क्या होता है कि मैं जब जब खाना बनाती हूँ तब तब वो लोग खाना खाते हैं। ओके, जस्ट एग्जांपल, मैं जब जब खाना बनाती हूँ तब तब वो लोग खाना बनाते हैं। मान लो सपोजली उन लोगों को, बच्चों को तो ऐसे भी खाना बनाना नहीं आएगा, है ना, और हस्बैंड को भी नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर खाना बनाऊंगी तो वो खाएंगे, मैं अगर नहीं बनाऊंगी तो वो नहीं खाएंगे। मतलब कि यहाँ पर इफेक्ट किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है ना। मैं खाना बनाती हूँ तब उनको खाना मिलता है, मैं खाना नहीं बनाती तो उनको खाना नहीं मिलता। तो मतलब कि मैं हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पर तो उन लोगों का कोई मतलब कि इफेक्ट हो ही नहीं रहा, है ना। तो मैं, मेरी मर्जी, मतलब कि खाना बनाना ना बना मेरी मर्जी, है ना। अब क्या होता है कि वो लोग जो है, ओके, मतलब कि फैमिली यहाँ पर लिख लेती हूँ, फैमिली है वो क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि मेरे इफेक्ट यहाँ पर पड़ती, खाना बनाती हूँ
तो उनको खाना मिलता है, खाना नहीं बनाती तो उनको नहीं मिलता। मतलब कि मेरा इफेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, किस पर करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ओके, तो रिजल्ट कहाँ पर मिलेगा, कोज होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कोज हो गया है ना, कारण है ना, ये कारण है किसका, रिजल्ट का। रिजल्ट क्या है, उनको खाना नहीं मिल रहा है या तो खाना मिल रहा है, तो ये रिजल्ट है ना। तो ये रिजल्ट का कोज मतलब रिजल्ट का कोज क्या है, खाना मिला, तो उसका इसका कारण क्या है कि मैंने खाना बना कर दिया। खाना नहीं मिला तो उसका कारण क्या है, मैंने खाना बनाकर नहीं दिया, है ना। तो कोज इफेक्ट बोल दो या फिर कोज रिजल्ट बोल दो। ओके, ये दोनों सेम चीजें हो गई। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका कोज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका रिजल्ट मान लो या फिर इफेक्ट भी बोल सकते हो, इस पर इफेक्ट होती है। ओके, क्लियर। आई होप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा। ओके, डिटेल्स में पढ़ेंगे जब उनका टॉपिक आएगा तब। चलिए, अब देखो, आश्रित चरों पर लागू करने के लिए स्वतंत्र चरों में हेरफेर किया जाता है। यहाँ पर हम हेरफेर करते हैं ना, मैं खाना बनाती हूँ तो मैंने मान लो सपोजली मैंने खाना बना लिया। ओके, अगर मैं नहीं चाहती तो मैं नहीं बनाती हूँ, तो ये हेर फेर कर रही हूँ ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैनिपुलेट कर रही हूँ उन चीज़ों को। अगर मान लो कि मैं ज़्यादा खाना बनाऊंगी तो वो लोग ज़्यादा खा पाएंगे। अगर मैं मान लो सपोजली वो लोग, उन लोगों की कैपेसिटी है तीन रोटी की, चलो हस्बैंड की कैपेसिटी 3 रोटी की, अगर मैं एक ही रोटी बनाकर उनको देती हूँ तो वो मैंने मैनिपुलेट किया। मुझे पता है तीन की कैपेसिटी है, फिर भी मैं एक ही रोटी बनाकर उनको देती हूँ, है ना। और वो तो है डिपेंडेंट वेरिएबल मुझ पर, तो मैं जितना दूंगी उतना ही वो खाएंगे, है ना। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं हमारी लाइफ के अंदर। ओके, तो कोई ऐसा सोचना भी नहीं कि मैम की लाइफ कैसे है, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो ये जस्ट एग्जाम्पल इसलिए कि आपको दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, कम ज्यादा करना। ओके, हेर फेर कर रहे हैं। ओके, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं। ओके, उसमें जोड़ तोड़ कर रहे हैं। ये शब्द याद रखना, जोड़ तोड़ करना, हेर फेर करना, मैनिपुलेट करना। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। ओके, अब आगे देखिए, यह माप आमतौर पर इन दो चरों के बीच संबंधों के बारे में स्थिति और निष्कर्षों को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दो वेरिएबल है। ओके, हमने बताया आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, इसको बताते हैं, रिलेशनशिप को बताता है। ओके, ये क्या करता है, रिलेशनशिप को बताता है कि मतलब दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप से किसी भी चीज, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, तो क्या उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है। अगर होता है तो मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है ना। हम बोलते हैं ना कि जिनसे हमारा रिश्ता होता है उनसे हमें दर्द होता है ना। अगर हमें हमारा रिश्ता जिनसे है ही नहीं, जिनको हम जानते ही नहीं, है ना, अगर वो कुछ भी बोल भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अपना कोई पर्सन है वो हमें कुछ बोलेगा तो हमें दर्द होगा, है ना। तो ये वही चीज है, मतलब कि रिलेशन है इसलिए वहां पर कोज इफेक्ट हो रही है। रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पर कोज इफेक्ट कभी भी नहीं होगी। वो बोलेंगे कि ऐसे लोग तो होते रहते, आते रहते, जाते रहते, ऐसे लोगों की कौन सुनेगा, है ना, ऐसी बात। तो रिलेशनशिप होगी, वहां पर कोज इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर इसको कोजल रिसर्च भी बोला जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को क्या बोला जाता है, कोजल रिसर्च। ओके, मतलब कि जो कारण कारण अनुसंधान, इसको हिंदी में बोलो तो कारण अनुसंधान। ओके, फिर यहाँ पर हम रीजन को देखते हैं कि रीजन में कम ज्यादा करते हैं रीजन को तो क्या इफेक्ट होता है, क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, इसको हम देखते हैं। जनरलाइजेशन इसको कर पाते हैं। ओके, इसको हम क्या कर पाते हैं, जनरलाइजेशन कर पाते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो इसको हम जनरलाइज कर पाते हैं। ओके, जनरलाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मान लो सपोजली मैंने ये सैंपल पर रिसर्च किया और इस पॉपुलेशन में से ये सैंपल लिया था। ओके, इस पॉपुलेशन में से क्या लिया था, सैंपल को लिया था मैंने। तो यहाँ पर सैंपल पर जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर सकेंगे।
पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर सकेंगे। ओके, मतलब कि जनरलाइज कर पाएंगे। ओके, क्लियर। अगर सैंपल पर जो रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट हम पूरी पॉपुलेशन के लिए बता पाएंगे। ओके, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कारण प्रभाव संबंध भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है। ओके, जो हाइपोथेसिस बनाते हैं ना कि हम क्या करते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट रखते हैं। ओके, काम चलाओ जिसको बोलते हैं, कि पहले से हम एक धारणा कर लेते हैं। ओके, पूर्व कल्पना कर लेते हैं, पहले से कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो वो क्या हो जाती है, हाइपोथेसिस हो जाती है। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को भी डेवलप करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं। हमने बताया ना कि खाना में 1 रोटी दी, 3 रोटी दी, 2 रोटी दी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर रही हूँ ना, मतलब कि इंडिपेंडेंट में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे। रोटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ लो। ओके, और मतलब कि फैमिली को खाना दे रहे हैं। ओके, फैमिली उसको खा रहे हैं, तो मतलब फैमिली हो गई वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रोटी में जोड़ तोड़ में कर पाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन हो गया। उसके बाद देखो कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पर होता है। अब क्या होता है, मान लो सपोजली कि मैंने आज तय कर दिया कि मुझे आज खाना बनाकर आप लोगों को नहीं देना, फैमिली को। ओके, जस्ट एग्जांपल है, मैं सोचूंगी कि मुझे खाना बनाकर नहीं देना। ओके, तो अब फैमिली तो मुझ पर डिपेंड थी, है ना, तो अब वो तो सोचेगी कि ये तो खाना बनाकर नहीं देगी। और वो लोग क्या करते हैं, मान लो सपोजली पड़ोसी को पता चलता है कि हाँ आज मैडम बिजी है तो खाना बनाकर नहीं देने वाली। ओके, तो पड़ोसी क्या करेंगे, खाना बनाकर दे देंगे, इनको खाना देने आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो इनका इफेक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये जानना है कि अगर मैं आज खाना नहीं बनाती तो घर वालों का क्या हाल होता है। ओके, तो मुझे तो ये देखना था, इसलिए अगर पड़ोसी खाना लेकर आते हैं तो मैं पड़ोसी को बोल देती हूँ अपना खाना वापस ले जाओ, और अगर आपने खाना खिलाया ना इन लोगों को तो मैं आपसे मतलब कि लड़ाई करूँगी। जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर पड़ोसी क्या करेगा, चुपचाप अपना खाना लेकर घर में चले जाएंगे। मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल कर दिया उनको क्या किया, कंट्रोल कर दिया। ओके, बिकॉज मुझे ये जानना था कि मैं खाना नहीं बनाती तो इन लोगों का क्या हाल होता है। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल आपको देखने को मिलेगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक होता है। ओके, इसको हम मेजर मतलब आंकड़ों में मेजर कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो आंकड़ों में हम देख पाते हैं। डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव का मतलब क्या था, निगमनात्मक का मतलब क्या था, जनरलाइजेशन से हम किसकी ओर जाते हैं, स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। कोई थियरी बनी हुई है, ओके, और उसको चेक करते हैं यहाँ पर, है ना, तो वो हो जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, क्लियर। चलो आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। तो प्रायोगिक अनुसंधान शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक एजुकेशन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, ओके, सोशल साइंस के अंदर, फिजिकल साइंस के अंदर ज़्यादातर उससे उसको लागू किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर प्रायोगिक अनुसंधान अवलोकन, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, 2 ग्रुपों के बीच में कंपैरिजन की जाती है। जैसे कि हमने अभी बताया ना कि एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी, कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके, और फिर जाके हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, मतलब कि हमने जिनको ट्रीटमेंट दी उनको उन पर क्या इफेक्ट हुआ, और जिनको ट्रीटमेंट नहीं दी है उन पर क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, उसको फिर कंपेयर करते हैं, इन दोनों ग्रुपों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते। ओके, यहाँ पर लॉजिक की जरूरत पड़ती, तर्क की, ये तर्क आधारित भी होता है। ओके, ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोला और हमने मान लिया, यहाँ पर तर्क लगाना पड़ता है, हम खुद से यहाँ पर चेक करते हो। ओके, उसके बाद देखो कि मात्रात्मक डेटा एकत्र करते हो कि क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट किया जाता है और वेरिएबल के 2 सेटों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर वेरिएबल के 2 सेट होते हैं, उसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। ओके, जो भी मतलब कि स्टेटिकल टेस्ट होते हैं उसको यहाँ पर लगाकर उसको चेक किया जाता है। ओके, अब ये मेथड तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने
और ठोस निर्णयों का समर्थन करने के लिए आवश्यक डेटा एकत्रित करती है। यहाँ पर हमें क्या होती है कि फैक्ट्स जो होते हैं ना, और जो भी मतलब कि डिसीजन लेना होता है तो हमें नेसेसरी डाटा मिलता है। ओके, यहाँ पर हमें परफेक्ट डाटा मिलता है। ओके, फिर यह एक सहायक तरीका है जब समय, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने में एक कारक है। ओके, यहाँ पर हम कोज इफेक्ट को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या है कि दो वेरिएबल है, ओके, उनके बीच अपरिवर्तनीय व्यवहार भी देखा जाता है। ओके, मतलब कि जो उनके बीच में जो बिहेवियर है, ओके, तो वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं कि प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है। तो प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ चरों का मौजूद होना आवश्यक होता है। प्योर एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, उसके भी बहुत सारे टाइप्स है। उसमें प्योर मतलब कि एकदम शुद्ध तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल किया जाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब पूर्ण भी बोलते हैं उसको, शुद्ध भी बोलते हैं, पूर्ण प्रायोगिक अनुसंधान भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चरों का मौजूद होना मतलब कि आवश्यक, मतलब कि कंपलसरी होता है कि ये होना ही चाहिए। ओके, अगर ये नहीं है तो वो सारे किस में चले जाएंगे, आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल में, मतलब कि गैर प्रायोगिक अनुसंधान में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल होनी चाहिए। अब वेरिएबल भी किस टाइप के, एक तो होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जिस चर में जो भी रिसर्चर होता है, ओके, तो वो क्या करता है, रिसर्चर मान लो, या फिर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, ओके, उसको मान लो, तो ये क्या करेगा कि जो भी वेरिएबल है, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अंदर चेंज करेगा या फिर उसको जोड़ तोड़ करता है उसे। ओके, मतलब कि हमने आपको समझा ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, जोड़ तो मैनिपुलेशन करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वो क्या होता है, कोज वेरिएबल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोज वेरिएबल। मैंने कहा ना कि ये कोज होता है, कारण होता है। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, कारण होता है। अब इसे प्रभावित करने वाला चर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि यह किसी दूसरे चर को प्रभावित करता है। देखो, अब देखो इसको भी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, इसके अंदर भी अलग अलग ऐसे मतलब कि वेरिएबल आएंगे जिसका हमें स्टडी नहीं करना है, फिर भी वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ऐसे इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल भी, इसको देखो, इसको ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, बिकॉज वो क्या होता है, प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम भी याद रखने, कोज वेरिएबल कहा जाए, इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल कहा जाए, तो वो सारे आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एग्जाम्पल तरीके से देखें तो पढ़ाने का तरीका। अब देखो, पढ़ाने का तरीका जो होता है ना, उससे बच्चों की पढ़ने सीखने की गति में इफेक्ट होता है ना, तो ये क्या हुआ, पढ़ाने का तरीका आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब इन पढ़ाने के तरीके में भी मुझे जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करना है तो मैं कर सकती हूँ, है ना। कोई अलग मेथड से मैं पढ़ा सकती हूँ। मान लो सपोजली मैं अभी आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रही, या फिर मैं दूसरी कोई मेथड से पढ़ाऊंगी, जैसे कि मान लो कि प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाऊँ, है ना। तो वो अलग अलग डिफरेंट मेथड का यूज़ करके मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। तो ये क्या है, डिफरेंट मेथड यूज़ कर रही हूँ, वो क्या हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैनिपुलेशन कर रही हूँ। बुद्धि हो गई आपकी। ओके, बुद्धि में कैसे करोगे, तो सपोजली मान लो कि मैं बुद्धि को ज़्यादा कम नहीं कर सकती, है ना, लेकिन इसमें ये कर सकती कि आईक्यू जो है ना, तो मैं यहाँ पर जो एज वाले बच्चे लूँगी, ओके, मान लो सॉरी, यहाँ पर आईक्यू वाले बच्चे लूँगी, तो सपोजली मान लो कि मैंने ले लिया 90 से 110 वाले बच्चे। ओके, 110 आईक्यू वाले बच्चे ले लिए। दूसरा ग्रुप में ले लूँगी, सपोजली मान लो कि 110 से लेकर 130 आईक्यू वाले बच्चे। तो ये मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ना, लेकिन इसको यहाँ पर कंट्रोल करके मैं यूज़ करती हूँ। ओके, फिर अभिवृत्ति हो गई आपकी, एटीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी हो गई, मोटिवेशन हो गया, ओके, एज हो गई, ये सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ओके, चलिए
अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका ट्रीटमेंट वेरिएबल और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ओके, वो हम डिटेल्स में करेंगे वेरिएबल के टॉपिक के अंदर। अभी सिर्फ मेनली आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, ओके। ट्रीटमेंट वेरिएबल है और ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है। अब देखो जो आपका ट्रीटमेंट है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जिन चरों में शोधकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ करना संभव होता है, ओके, उसे संचालित चर यानी कि ट्रीटमेंट वेरिएबल, जिसमें हम जोड़ तोड़ कर पाते हैं। जैसे कि पढ़ाने के तरीके में मैं जोड़ तोड़ कर पाती हूँ कि चलो आज मैंने इस मेथड से पढ़ाया, कल दूसरी मेथड से पढ़ाऊंगी, है ना, तो ये मैं जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन कर पाती हूँ, तो उसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट वेरिएबल। जैसे कि दंड वैसे तो पनिशमेंट देनी नहीं चाहिए, ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम पनिशमेंट का यूज करते हैं तो ज्यादा पनिशमेंट, कम पनिशमेंट, है ना। इसी तरीके से अगर रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्यादा पुरस्कार, ज्यादा कम पुरस्कार, है ना, इसको हम ज्यादा कम कर पाते हैं तो उसको हम मैनिपुलेट कर पाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रीटमेंट वेरिएबल। अब देखो जिन चरों में शोधकर्ता द्वारा परिवर्तन संभव ही नहीं होता, जिसको हम मतलब कि परिवर्तन कर ही नहीं पाते, तो वैसे चरों को हम क्या कहेंगे, जैविक चर या तो फिर ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल कहेंगे, ओके। अब देखो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया ना, बुद्धि, आईक्यू को हम किसी की मान लो सपोजली आपकी आईक्यू है 100, तो क्या मैं आपकी आईक्यू को कम कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, है ना। अगर मान लो सपोजली मुझे 110 आईक्यू वाला बच्चा चाहिए और आप मुझे मिल गए रेंडमली, ओके, और आपकी आईक्यू है 100, तो मैं आपकी आईक्यू को 110 तो कर नहीं सकती, है ना, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 110 वाले को ले लूंगी, अपने वेरिएबल को क्या करूंगी, कंट्रोल करके 110 वाले को ले लूंगी, है ना। उसी तरीके से प्रजाति है, ओके, तो उसमें भी ऐसा होगा, है ना। फिर आयु है, उसको भी हम कम नहीं कर पाते। सपोजली मान लो कि मुझे 40 ईयर के मेरी सैंपल के अंदर 40 ईयर की फीमेल चाहिए थी और आपकी एज सपोजली मान लो 38 है, तो फिर मैं इसको आपकी एज को बढ़ा नहीं सकती, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 40 ईयर वाली महिला को ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रही तो मुझे मेरे वेरिएबल को कंट्रोल करके 38 एज वाले को ले लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं किसी की एज को बढ़ा या कम नहीं कर सकती, है ना। तो वैसे जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं जैविक चर, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आश्रित चर की बात करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो जोड़ तोड़ के बाद जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, ओके, उसे कहते हैं आश्रित चर, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने जो भी जोड़ तोड़ किया, ओके, उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा, उसका इफेक्ट होगा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, है ना। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उसके बाद जो इफेक्ट हो रही है, जिस पर इफेक्ट हो रही है, उसी को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन करना है, कौन इफेक्ट कर रहा है ना, किसकी इफेक्ट हो रही है, ये देखना है, किसकी इफेक्ट हो रही है, कौन इफेक्ट कर रहा है, तो आंसर आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पर इफेक्ट हो रही है, किस पर इफेक्ट हो रही है, ओके, या तो फिर किसको इफेक्ट कर रहा है, ओके, किस पर इफेक्ट हो रही है, किसको इफेक्ट कर रहा है, तो आ जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, क्लियर। चलिए इसी कारण डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभाव चर भी कहा जाता है, इफेक्ट वेरिएबल। मैंने क्या बताया आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको क्या याद रखना है, कोजल या तो फिर कोज क्या बोलते हैं वेरिएबल, ओके, वेरिएबल, ये कोज वेरिएबल या तो कोजल वेरिएबल है, ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, है ना, या फिर हम उसको रिजल्ट भी बोल देते हैं, मतलब कि परिणाम भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए और यहाँ पर तो कोज आएगा, ओके। चले आश्रित चर मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अवलोकन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग शोधकर्ता द्वारा की जाती है, ओके, मतलब कि यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि भाई क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हुआ है, ऑब्जर्वेशन करके हम देखते हैं, है ना। यदि पढ़ाने की विधि के प्रभाव का अध्ययन हम शैक्षिक उपस्थिति पर करना चाहते हो, ओके, मतलब कि टीचर की पढ़ाने की जो मेथड है, ओके, तो उसका जो बच्चों का अटेंडेंस है, ओके,
वो कैसा रहता है उस पर अगर हमें मतलब कि कोई स्टडी करनी है तथा 2 या 3 भिन्न भिन्न विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाए तो इसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर देखा जाए तो इस अध्ययन में पढ़ाने की जो विधि है, ओके, जो मेथड है टीचिंग मेथड, ओके, और एक स्वतंत्र चर के रूप में है। टीचिंग मेथड जो है वो क्या हो गई आपकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। और यहाँ पर देखो जो शैक्षिक उपलब्धि मतलब कि एजुकेशनल अचीवमेंट है वो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो अलग अलग मेथड है वो इफेक्ट किसको करेंगे, बच्चे की जो अचीवमेंट है उस पर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये टीचिंग मेथड हो गई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज वो इफेक्ट कर रही है ना, तो कोर्स बन जा रही है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो जाएगा आपका, अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिकॉज वहां पर उस पर इफेक्ट हो रही है, ओके, किसकी हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि मेथड की। अगर मैं मान लो सपोजली मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, ओके, लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ तो उससे जो अचीवमेंट मिलेगा, ओके। और फिर मैं मान लो कि प्रोजेक्ट मेथड से एक ग्रुप को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा रही हूँ, ओके, और उनका अचीवमेंट देखूंगी तो यहाँ पर अचीवमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, लेक्चर में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, ओके। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो मेथड है हमारी, ये जो हमारी मेथड है वो इफेक्ट किसको कर रही है, अचीवमेंट को कर रही है ना, बच्चे के अचीवमेंट को। तो जिन पर इफेक्ट हो रही है वो हो जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इफेक्ट करता है वो हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं समाकलित चर की, इंटीग्रेटेड वेरिएबल की बात करते हैं। अब देखो किसी भी अध्ययन में स्वतंत्र चर के अतिरिक्त ऐसे कुछ चर होते हैं तो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। अब देखो मुझे तो देखना था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अब मुझे यहाँ पर सपोजली मान लो कि मुझे ये देखना था कि मैं अलग अलग मेथड का यूज करती हूँ और उससे बच्चों की मतलब कि सीखने की गति में, ओके, लर्निंग में क्या इफेक्ट हो रही है, ओके, मेथड की लर्निंग में क्या इफेक्ट हो रही है ये मुझे देखना है। लेकिन क्या होता है कि बीच में बाहर से वॉइस आता रहता है, ओके। मेरी स्कूल सपोजली मान लो कि रोड पर है और वहां से रोड पर से आते जाते जो भी साधन है, ओके, उसकी वॉइस आ रही है और उसी की वजह से वो वॉइस भी यहाँ पर इनको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उनके सीखने की गति में इफेक्ट कर रही है। बिकॉज मान लो कि मैं कोई मेथड से पढ़ा रही हूँ, ओके, बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन बाहर से जैसे ही शोर आता है ना तो उनका दिमाग जो मेरे पास से हटकर वहां पर चला जाता है, तो थोड़ा सा वहां पर उनकी सीखने की गति जो थी वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना, तो बच्चे कुछ चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो ये इफेक्ट कर रहा है कौन, वॉइस। अब मुझे वॉइस की इफेक्ट यहाँ पर लर्निंग में चाहिए नहीं, है ना, तो ये वॉइस क्या हो गया, वॉइस हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा समाकलित चर यानी कि इंटीग्रेटेड वेरिएबल हो गया, ओके, जिसकी हमें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं चाहिए थी, फिर भी वो हमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ओके। अब देखो स्वतंत्र चर का प्रभाव हमें आश्रित चर पर देखना होता है। चयनित स्वतंत्र चर के अतिरिक्त सभी चर भी आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस कर रहा था, है ना। इन चरों को समाकलित चर कहा जाता है, ओके, क्लियर। चलो समाकलित चर जो होते हैं ना वो भी तो 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, हस्तक्षेपी वेरिएबल, ओके। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या होगा कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीधे नियंत्रित नहीं कर पाते, डायरेक्टली उसको हम क्या मतलब कि कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके, और नहीं उनका मापन कर पाते, ना ही हम उनका मेजर कर पाते, ओके। लेकिन उनकी उपस्थिति का आश्रित चर पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। अब देखो बाहर से जो आवाज आ रही है, रोड पर से जो वॉइस आ रही है, अब इसको तो ना मैं कंट्रोल कर पाऊंगी, है ना, मैं थोड़ी ना रुकने जाऊंगी और बोलूंगी कि रुको भाई, रुको रुको, आप शोर मत करो, आराम से ऐसे नीचे उतर जाओ, धक्के मार के आगे ले जाओ और फिर आगे जाके गाड़ी को चलाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकती ना। तो इस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं हुआ ना, है ना, और ना ही मैं उसको मेजर कर पाऊंगी कि कितना आवाज आ रहा है। अब देखो हर गाड़ी अलग अलग से आवाज करेगी, है ना, तो उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे में अब ये तो हमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, मेथड है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, लर्निंग है, ओके। अब देखो हमें इसकी इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर ऐसे भी वेरिएबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, मतलब हस्तक्षेप करता है। ओके, हमें चाहिए नहीं लेकिन फिर भी वो हस्तक्षेप करता है। ओके, अब इस प्रकार के चरों का उदाहरण है जैसे कि दुश्चिंता हो गई, एंजाइटी हो गई, है ना। एंजाइटी भी ऐसी होती है ना कि जिसकी हमें इफेक्ट नहीं चाहिए। एग्जाम देने गए आप, ओके, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और आप जाकर बैठे कंप्यूटर के सामने, और मान लो सपोजली इस बार बच्चों का हुआ था ना कि कंप्यूटर की खराब हो गए थे या बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हुए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे थोड़ा सा मतलब कि वो चिंता में आ गए, है ना, मतलब दुश्चिंता उनको सताने लगी। तो एंजाइटी जस्ट एग्जाम्पल हो कि एंजाइटी का वहां पर इफेक्ट होने लगा। अब एंजाइटी को ना ही हम कम कर पाते हैं, ना ही उसको मतलब कि कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जिसके हमें इफेक्ट नहीं चाहिए फिर भी वो इफेक्ट कर रहा है हमारे रिजल्ट पर। ओके, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे कि मोटिवेशन हो गया, है ना, मोटिवेशन भी इसी तरीके से काम करेगा। फिर थकान हो गई, थकान भी अचानक से आ जाती है ना, ज़्यादा काम करते हैं तो हमें मतलब कि थकान महसूस होगी, तो हमारे मतलब कि जो भी वर्क है उस पर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो थकान है वो भी आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, जिसका हमें मतलब कि मेजर हम उसको कर नहीं पाएंगे कि कितनी थकान है, उसको तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना, है ना। और ना ही उसको मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मैं जादू करूंगी और आपकी थकान दूर हो जाएगी। मान लो सपोजली आपको पढ़ाई करने बैठना है, आपके पास टाइम कम है, आप पढ़ाई करने बैठे और आपको अंदर से ऐसा फील हो कि आप खुद थके हुए, आपको आराम की जरूरत है ना। तो फिर क्या आपको लगता है कि नहीं मैं आराम करने बैठूंगी, मतलब कि आराम करूंगी तो 3-4 घंटे सो जाऊंगी बिकॉज मेरे सर बॉडी के अंदर इतनी थकान है। ओके, तो आप नहीं चाहते कि ये थकान की इफेक्ट आपकी स्टडी पर पड़े, लेकिन फिर भी वो तो आपको इफेक्ट कर रही है। तो ना ही आप अपनी थकान को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही आप अपनी थकान को कम कर पा रहे, ना ही आप अपनी थकान को मेजर कर पाए, है ना। तो उसको बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इन चरों का अवलोकन तथा क्रियात्मक परिभाषीकरण करना भी मुश्किल होता है। ओके, मतलब कि इसका ऑब्जर्वेशन भी हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। ओके, और उसको ऑपरेशनली हम डिफाइन भी नहीं कर पाते, मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ओके, इनको हम अनदेखा भी नहीं करते ना, भाई थकान है तो चलो भले ही रही थकान, हमें हमारी स्टडी करनी तो भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो ना हमें इफेक्ट करेगा ही। ओके, तो उपयुक्त सोच डिजाइन के प्रयोग द्वारा इन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसी कुछ डिजाइन होती है ना उसके बेस पर हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि थोड़ा सा रेस्ट ले लो। ओके, और थोड़े से रेस्ट के बाद अगर या तो फिर ये भी कर सकते हैं कि चलिए आपका जो हमें स्टडी ये करना है कि भाई आपकी मतलब कि आप जो पढ़ते हैं उसका क्या मतलब कि इफेक्ट होता है आपकी इम्प्रूवमेंट के अंदर, अचीवमेंट के अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, थकान को उसके अंदर कंट्रोल करके रख लेंगे, मतलब कि जिस टाइम आपको थकान होगी उस टाइम हम आपको मेजर नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। ओके, बाह्य चर या तो बाह्य चर की बोलते हैं, बाह्य चर या बाह्य चर। ओके, तो एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। अब ऐसे वेरिएबल जिनका अध्ययन हमें करना नहीं होता है, हमें इसका भी अध्ययन करना नहीं है, शोधकर्ता जिनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करना, उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर पड़ता है। ओके, इसलिए ऐसे चरों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, इन्हें ही बाह्य चर कहते हैं। बाह्य चरों पर नियंत्रण कई विधियों से किया जाता है। यहाँ पर भी हम कंट्रोल तो कर पाएंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल कर देंगे। ओके, जैसे कि हमने वॉइस वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वॉइस वाला कि वॉइस है वो क्या कर रहा है, हमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। इसकी हमें मतलब कि इफेक्ट नहीं देखनी है, तब इसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने क्लासरूम के अंदर वॉइस प्रूफ जो भी दीवारें होती है ना उसको लगा देंगे, साउंड प्रूफ वॉल होते हैं ना,
तो साउंड प्रूफ दीवारों को लगा लेंगे। तो साउंड प्रूफ जैसे कि थिएटरों में होता है ना भाई कि बाहर की आवाज आपको आती है क्या, थिएटर में बैठे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आती है ना, और थिएटर की आवाज बाहर भी नहीं जाती है, तो वो क्या होती है, साउंड प्रूफ दीवार होती है। मतलब कि आवाज बाहर से अंदर भी नहीं आएगी और अंदर से बाहर भी नहीं जाएगी। ओके, तो वो क्या हो जाता है, वॉइस को हम कंट्रोल कर देते हैं। ओके, किसके माध्यम से, जैसे कि हमने वॉइस को कंट्रोल किया साउंड प्रूफ के माध्यम से, है ना, तो इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ऐसे जो भी वेरिएबल होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। ओके, अब बाह्य चर अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करते हैं तथा यह स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर दोनों से संबंधित होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही संबंधित होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल से भी वो संबंधित होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई टीचर है। ओके, वो पढ़ाता है और उसका जो टेस्ट, बच्चों का टेस्ट का रिजल्ट आता है उस पर इफेक्ट होता है टीचर के पढ़ाने का, है ना। तो टीचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टेस्ट का रिजल्ट जो मिला, ओके, वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और स्कूल का जो एनवायरनमेंट होगा, ओके, वो एनवायरनमेंट क्या करेगा, बच्चों को इफेक्ट करेगा पढ़ने में। जैसे कि हमने ये एग्जांपल जो लिया ना वॉइस वाला, वो सेम टू सेम है ना। तो ये क्या होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट आपका क्या होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल, जिसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल भी बोलते हैं, बाह्य चर भी बोलते हैं। जो क्या करता है, टीचर जब पढ़ाते हैं तब बच्चों को वहां पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओके, हमारे रिजल्ट पर। ओके, तो ये बात है। जैसे कि मान लो ना, सपोजली स्कूल का एनवायरनमेंट का बात किया हुआ है तो उसके एनवायरनमेंट में वॉइस वाली चीज भी आ जाएगी, है ना, बिकॉज रोड पर स्कूल है तो वहां से जो भी मतलब जो भी कार निकलती है, बस निकलती है, बाइक निकलती है, उसकी वॉइस आती है ना। तो ये क्या होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट में ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है चीजों को। चलिए अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप यहाँ पर होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लेते हैं और नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं। अब देखो, कार्यकारण संबंधों का स्थापित करने के लिए, संबंधों को स्थापित करने के लिए हम दो परिस्थितियों का संतुष्ट करना होता है। पहली परिस्थिति में यह देखना होता है कि यदि कारण है तो प्रभाव होगा। दूसरी परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि यदि कारण ही नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। इसी कारण प्रयोगात्मक अनुसंधान में दो समूह होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। सपोजली मान लो कि मैं बच्चों को ना चलिए एक दो क्लासरूम है। ओके, यहाँ पर दो क्लासरूम। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर बच्चों को रिवार्ड दिया जाए, ओके, रिवार्ड दिया जाए मतलब कि पुरस्कार दिया जाए, ओके, पुरस्कार दिया जाए तो उनके मतलब कि सीखने की गति में, उनके सीखने की गति में क्या इफेक्ट होती है, गति में क्या इफेक्ट होता है। ओके, ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक ग्रुप ले लिया, ए क्लास वाले को, मान लो ये सपोज स्टैंडर्ड 6 के बच्चे हैं, ये भी स्टैंडर्ड 6 के ही बच्चे हैं। ओके, और यहाँ पर ए क्लास है और ये बी क्लास है। अब मैं क्या करूंगी, ए क्लास है वो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया। ओके, जहां पर मैं क्या करूंगी, रिवार्ड दूंगी। क्या दूंगी, रिवार्ड दूंगी उनको। मतलब कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पुरस्कार दे रही। और स्टैंडर्ड 6B के जो बच्चे हैं उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ओके, उनको मैं कुछ भी नहीं दूंगी, जो जैसे है वैसे नेचुरल स्थिति में उनको रखूंगी। तो वो हो जाएगा मेरा कंट्रोल ग्रुप। क्या हो जाएगा, कंट्रोल ग्रुप। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखूंगी, यहाँ पर रिवॉर्ड दूंगी और फिर उनका रिजल्ट देखूंगी। यहाँ पर हम रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं और उसके बाद उनका रिजल्ट देखेंगे और फिर दोनों रिजल्टों को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि क्या इफेक्ट हुआ, रिवॉर्ड दिया उस क्लास के अंदर क्या इफेक्ट हुआ है, नहीं दिया उस क्लास पर क्या इफेक्ट हुआ। ओके, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक आपके कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की इस समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है। रिवॉर्ड जो मैंने दिया है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया। ओके, यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण है तो इसका प्रभाव होगा। रिवॉर्ड दिया तो उसका इफेक्ट हुआ और उसका रिजल्ट जो भी आया है ना, तो यहाँ पर इफेक्ट तो हुआ। रिवॉर्ड हमारा कारण है, ओके, और रिजल्ट हमारा क्या है भाई, प्रभाव है। ओके,
ओके तो जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। मान लो सपोजली मैं यहाँ पर रिवॉर्ड देकर ज़्यादा कम रिवॉर्ड देकर भी चेक करूंगी कि कम रिवॉर्ड दिया जाएगा तो बच्चे को क्या होगा, ज़्यादा दिया जाएगा तो क्या होगा। ओके उस तरीके से उसमें मैं क्या करूंगी, जोड़ तोड़ मैनिपुलेट पे कर पाऊंगी। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, देखो ओके कंट्रोल ग्रुप ये होता है कि समूह में शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र, ओके यहाँ पर स्वतंत्र और यहाँ पर शोधकर्ता, शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया जाता। यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। मतलब कि मैं यहाँ पर रिवार्ड ही नहीं दे रही हूँ तो उसको प्रभाव ही नहीं होगा, है ना। मान लो सपोजली मैंने ए ग्रुप को रिवार्ड दिया, पुरस्कार दिया, तो उनका रिजल्ट बेहतरीन हो गया और बी का रिजल्ट जो जैसा था वैसा क्या वैसा रहा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कारण ही नहीं था तो इफेक्ट ही नहीं होगा, है ना। वर्षा हुई ही नहीं है तो बाढ़ आया ही नहीं है, वर्षा हुई तो बाढ़ आया। ओके मतलब कि बाढ़ आया है उसका रीजन क्या है, वर्षा हुई है। बाढ़ ही नहीं आया उसका मतलब था कि भाई वर्षा हुई ही नहीं थी तो बाढ़ कहाँ से, बहुत ज्यादा तेज वर्षा की बात हो रही है। वैसे तो वर्षा होती है फिर भी बाढ़ नहीं आता है ना, लेकिन यहाँ पर तेज अगर हम ये माने कि बाढ़ आया है तो यहाँ पर तेज भारी वर्षा हुई होगी, है ना, ये पोज हो गया। लेकिन बाढ़ आया नहीं मतलब कि इसका मतलब है कि भारी वर्षा नहीं हुई, ओके सामान्य रूप से वर्षा हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। ओके जहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है उसका मतलब है कि वहां पर कोई कारण ही नहीं है ना। चलो उसके बाद देखते हैं प्लेसबो इफेक्ट, इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है, ओके अब देखो इसमें क्या होता है कि प्लेसबो इफेक्ट में क्या होता है कि हम ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हमने बताया आपको ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये कंट्रोल ग्रुप है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मतलब कि उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, है ना। लेकिन कंट्रोल ग्रुप को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको सपोजली मान लो कि मैंने यहाँ पर अल्कोहल दे दिया। मान लो सपोजली एक्सपेरिमेंट में मुझे देखना है कि अल्कोहल की जो भी रनर्स होते हैं, जो दौड़वीर होते हैं, उन पर क्या इफेक्ट होती है। ओके जैसे अल्कोहल करना मना है, लेकिन सपोजली यहाँ पर आपको मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि अल्कोहल की दौड़वीर पर क्या इफेक्ट हो, दौड़वीर के दौड़ पर क्या इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, वहां पर मैं क्या करूंगी, उनको अल्कोहल दूंगी, है ना, अल्कोहल दूंगी। ओके इनको मैंने अल्कोहल दिया, इनको मैंने नहीं दिया, इनको मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं ना आपको अल्कोहल दे रही हूँ। ओके लेकिन मैं यहाँ पर उनको मान लो सपोजली सिंपल सा वाटर दे रही हूँ। ओके सिंपल सा कुछ मतलब कि ऐसा वाटर जो अल्कोहल की तरह दिख रहा हो, ओके लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, सिंपल सा वाटर है। ओके सपोजली मान लो, और मैं उनको ये बता रही हूँ कि हाँ मैंने आपको ये अल्कोहल से मतलब कि ये जो है वो अल्कोहल है। ओके ये समझकर मैं उनको दे रही हूँ। अब मुझे इफेक्ट ये देखना था कि अल्कोहल की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर क्या इफेक्ट हो रही है, और जिनको मैं प्लेसबो इफेक्ट दे रही हूँ। प्लेसबो मतलब कि जहाँ पर चीज सही नहीं है, मतलब कि वो ही की नहीं है लेकिन उसको नकली चीज दी जाती, बताई कुछ और जाती, दी कुछ और जाती होगी। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्या किया, दिया सिंपल सा वाटर और उनको बताया क्या कि ये अल्कोहल है ना। तो ये क्या हो गई, प्लेसबो इफेक्ट हो गई। मतलब कि यहाँ पर अब ये कंट्रोल ग्रुप क्या करेगा, उसको लगेगा कि हाँ मुझे अल्कोहल दिया हुआ है तो मुझे नशा सा चढ़ेगा। ओके यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो अल्कोहल की इफेक्ट वैसे भी होगी बिकॉज उनको अल्कोहल सच में दिया हुआ है, तो उनको तो मतलब कि नशा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप को मैंने अल्कोहल नहीं दिया, सिर्फ बताया है और उनको सिंपल सा वाटर देकर मैंने ये बताया कि हम आपको अल्कोहल दे रहे हैं और आपको थोड़ी सी ऐसी ऐसे इफेक्ट होगी। ओके ये इंस्ट्रक्शन दे दी, तो उन लोगों ने साइकोलॉजिकली तरीके से क्या कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें अल्कोहल दिया जा रहा है और हमें ऐसी इफेक्ट होगी। और सच में उनको ना ऐसा फील होगा, क्यों, बिकॉज उन्होंने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि हम पियेंगे तो हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। वास्तव में उसकी इफेक्ट होती ही नहीं है, फिर भी वो लोग अपने आप से साइकोलॉजिकली सारी चीजें अपने दिमाग में उतार लेते हैं। ओके तो उसको बोलते हैं हम प्लेसबो इफेक्ट, जिसमें क्या होते हैं कि हम मतलब कि जो चीज है वो मतलब कि वो सही नहीं होती है,
फिर भी हम उनको उन नकली चीज को सही बताकर दे देते हैं। ओके, अब देखो, प्लेसबो इफेक्ट को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कुछ लोगों को एक निष्क्रिय समान दिखने वाले पदार्थ या उपचार के प्रशासन के बाद लाभ का अनुभव होता है ना। हमने ये बताया कि हमने उनको बता दिया कि आपको अल्कोहल दिया जाता है, लेकिन उनको वास्तव में अल्कोहल नहीं दिया था, सिर्फ सिंपल सा वाटर दिया था, है ना। फिर भी उनको सिर्फ ये बताया गया कि हाँ आपको अल्कोहल दिया जा रहा है और आपको ऐसा ऐसा महसूस होगा, और वो लोग खुद से महसूस भी कर लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई मीठी सी गोली उनको दे दी, मतलब मान लो कि कोई कह रहा है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, ओके, सर दर्द बहुत कर रहा है, तो हम उसको ना ऐसी सिंपल से मीठी वाली गोली दे देते हैं और बोलते हैं कि ये लो, ये खा लो, आपको अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो अपने दिमाग में यही बात बिठा लेगा कि इस गोली को खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक भी हो जाता है। कुछ मतलब मोस्टली रोग जो होते हैं ना, मोस्टली बीमारियां होती है ना, वो साइकोलॉजिकली होती हैं। ओके, हम दिमाग से सोच लेते हैं, इसीलिए हमें वो होती है। जैसे कि कोरोना की बात करो ना, तो कोरोना में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे थे डिप्रेशन में आ गए थे, उसकी वजह से जिनको कोरोना नहीं हुआ था वो भी अपने आप को मतलब कि थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता था, थोड़ा सा भी बुखार हो जाता था, तो वो ये सोच लेते थे कि उनको कोरोना हो गया। अब जैसे आप दिमाग पर ले लोगे ना बातों को, तो आपके दिमाग बस पूरा दिन यही सोचता रहेगा कि मुझे कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ, मुझे कोरोना, और उसमें ही वो मतलब कि जिंदा आदमी, जो स्वस्थ आदमी था, वो भी चल बसेगा भगवान के घर, है ना। तो ये बात होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं। ओके, जिसकी वास्तव में कोई इफेक्ट नहीं होती है, फिर भी हम साइकोलॉजिकली सारी चीजों को मतलब दिमाग में उतार लेते हैं। ओके, अब इस पदार्थ या प्लेसबो का कोई ज्ञात चिकित्सीय प्रभाव नहीं है। ओके, कोई भी यहाँ पर मेडिकल इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी प्लेसबो एक गोली, चीनी की गोली, मीठी गोली बोलते हैं ना, के रूप में भी होता है, लेकिन ये एक इंजेक्शन द्वारा भी, या आप देखो यहाँ पर इंजेक्शन द्वारा भी हम उसका यूज कर पाते हो कि जैसे कि सपोजली मान लो कि हमने ना डायबिटीज की दर्द दी है। ओके, जस्ट एग्जांपल के तौर पे डायबिटीज वाले जो दर्दी है उनको मान लो कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया। अब नॉर्मल व्यक्ति था ना, उनको ये बोला जाएगा कि हम ना आपको इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो आपको ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम नॉर्मल सा उसको पानी वाला, वाटर वाला इंजेक्शन भी उसको दे देंगे ना, मतलब कि उसके अंदर इंजेक्शन के अंदर वाटर भर के उनके मतलब नस के अंदर पानी जाने देंगे ना, तो भी वो यही सोचेगा कि मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया है, तो मुझे ही ऐसा कुछ फील होगा, और फिर वो उसको होने भी लगता है। मतलब कि वो सोचता है ना, हम बोलते हैं ना, जितना इंसान जो सोचता है ना वैसा उसके साथ होता है, बस यही काम करता है प्लेसबो इफेक्ट में। जो अन्य अब आते हैं दूसरे इफेक्ट की बात करते हो। ये हो गया प्लेसबो इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत बार। ओके, पीएचडी में यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन हेनरी इफेक्ट की बात करते हैं, देखिए, जस्ट वेट। ओके, 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 अब बात करते हैं जॉन हेनरी इफेक्ट। अब ये क्या होता है भाई, तो जॉन हेनरी प्रभाव एक प्रयोग के लिए पेश किए गए पूर्वाग्रह को संदर्भित करता है। जब नियंत्रण समूह के सदस्यों को पता होता है कि उनकी तुलना प्रायोगिक समूह से की जा रही और वे आमतौर पर उनके कथित नुकसान की भरपाई करने की तुलना में अलग व्यवहार करते हैं। क्या बताया जा रहा है, क्योंकि घबराना नहीं है, चले सिंपल से वर्ड में समझते हैं। जॉन हेनरी इफेक्ट क्या बताता है कि सपोजली मान लो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारा, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है। ओके, अब क्या होता है कि हम कंट्रोल ग्रुप को ये बताते हैं कि हम ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो मान लो सपोजली हमने ये बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले को अलग मेथड से पढ़ाया जाएगा। ओके, और अलग मेथड का इफेक्ट देखा जाएगा कि उनके रिजल्ट में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अलग मेथड से पढ़ाएंगे तो हम मान लो ना सपोजली हम उनको बताते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड से उनको पढ़ाया जाएगा ताकि उनके रिजल्ट में अच्छा सुधार आ जाएगा। अब ये बात ना हम कंट्रोल ग्रुप को बता देते हैं, तो कंट्रोल ग्रुप वाले क्या करेंगे पता है ना
कुछ समझ आ गया? कंट्रोल ग्रुप वाले क्या करेंगे, अगर ना हम बोलते हैं ना जेलसी होती है लोगों को, तो बस ये जेलसी वाला काम है। कंट्रोल ग्रुप वाले ये कहेंगे अच्छा जी, इनको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाएगा और उनका रिजल्ट अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, चलो हम दिखाते हैं कि हमें कोई भी मेथड से पढ़ा लो, मतलब कि सिंपल सी मेथड से भी पढ़ाओगे ना तो हम इनसे ज़्यादा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे, है ना, ये बात हो गई। तो ये ग्रुप वाले क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हमसे ये कम होनी चाहिए, मतलब कि चाहे उनको कोई भी मेथड से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को चाहे कोई भी मेथड से पढ़ाओ, लेकिन उनसे हमसे ज़्यादा उनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो ये कंट्रोल ग्रुप वाले अपने रिजल्ट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को बोलते हैं जॉन हेनरी प्रभाव। समझ आई चीज? हाँ, यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो कंट्रोल जो प्लेसबो इफेक्ट में तो क्या था कि कंट्रोल ग्रुप को हम मतलब कि कोई ऐसी चीज दे देते हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि हाँ हम पर इफेक्ट होने वाला है ना, तो उसकी वजह से उसको इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर तो जेलसी की बात आ जाती है, यहाँ पर तो कंपैरिजन की बात है, कंपटीशन की बात समझ लो ना, कंपटीशन की बात आ जाती है कि अच्छा जी इनको अच्छे अच्छे लड्डू खिलाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि ये लड्डू खाने के बाद कितना काम करते हैं, है ना। तो फिर हम ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे, हमें अगर लड्डू नहीं भी मिलेंगे तो हम उनसे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे ताकि उनको भी समझ आए कि उन्होंने फालतू में लड्डू खिला दिए। ये बात हो गई। ओके, तो कंट्रोल ग्रुप वाले हैं वो बिना लड्डू वाले हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले हो वो लड्डू वाले ग्रुप है। ओके, समझ आया चीज़ों को? चलो जी, तो ये हो गई आपकी जॉन हेनरी। ओके, ये जॉन हेनरी का आपका क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक और देखनी है हॉथॉर्न प्रभाव। ओके, हॉथॉर्न प्रभाव में क्या होगा, हॉथॉर्न प्रभाव, अब देखो ये ना एक फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर इस पर रिसर्च किया गया था। ओके, डिटेल्स में हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए हॉथॉर्न प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर क्या था कि कंपनी के मतलब कि कुछ कर्मचारी थे। ओके, तो उनका जो मतलब काम करने का जो काम करते थे उनमें थोड़ा सा कमी आ गई थी। ओके, तो ये बात उनके जो कंपनी के जो भी मैनेजर थे उन्होंने देखी, सोची, फिर उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट से मिले और उनसे बात की कि ऐसी कुछ चीज़ है। ओके, और साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन पर जो पूरी कंपनी के जो भी मजदूर थे, वर्कर थे, उन पर उन्होंने रिसर्च किया, मतलब कि उन पर उन्होंने चेक किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि वास्तव में क्या स्थिति बन रही। ओके, उसी एक्सपेरिमेंटल में जो इफेक्ट हुई उसी को हॉथॉर्न प्रभाव कहा जाता है, हॉथॉर्न इफेक्ट कहा जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में अवलोकन के बारे में उनकी जागरूकता के जवाब में अपने व्यवहार को बदलने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इस घटना का तात्पर्य यह है कि जब लोगों को पता चलता है कि वे एक प्रयोग में विषय है तो प्रयोगकर्ता से उन्हें जो ध्यान मिलता है वो उनके आचरण को बदलने का कारण बन सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि सपोजली मान लो ना कि अगर आपको पता चलता है कि कोई आपको, मान लो कि एक भीड़ भाड़ सी जगह पर आप खड़े हो। ओके, और आप अपने मतलब कि अपनी दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो। ओके, ये आप लोग हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ओके, अब आपको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर कोई कैमरेमैन है और वो क्या कर रहा है, वो आपको कैमरे में कैद कर रहा है। क्या कर रहा है, कैमरे में कैद कर रहा है, तो आपका जो ओरिजिनल बिहेवियर होगा ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि आप जिस तरीके से अपने दोस्तों से गप्पे मार रहे थे, जिस तरीके से बोल रहे थे, है ना, तो वो सारी चीज चेंज हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हॉथॉर्न प्रभाव, कि जहां पर क्या होता है कि खुद को पता चलता है, जो भी प्रयोगकर्ता होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको सब्जेक्ट्स बोला जाता है। ओके, मतलब कि क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में। ओके, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को
चेंज कर देंगे, बिकॉज उनको पता चलता है कि उन पर ऑब्जर्वेशन मतलब उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ओके, तो उनके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। अरे सपोजली देखो ना, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते, चलो मान लो कि आपने भी ऐसा किया होगा जब आप स्कूल के टाइम पे गए होंगे तब, है ना, कि आप स्कूल में बैठे हो क्लासरूम के अंदर, टीचर आपके बाहर है, ओके, और आप आराम से बातें कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही टीचर अंदर आता है ना, तो आप लोग शांत हो जाते है ना, आप लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मतलब कि आपका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया, है ना, कि आपको पता चल गया कि टीचर आ गए और हमें देख लेंगे तो हम चुप हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका हॉथॉर्न प्रभाव। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, इन 3 इफेक्ट को ध्यान में रखना है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर आती है। ओके, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, जिनका हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं देखना होता है। ओके, अब देखो उसके बाद देखो, ये शॉर्ट में समझाऊंगी बिकॉज मैंने ये आपको सारा समझाया हुआ है। ओके, जो नहीं समझाया होगा उसको डिटेल्स में समझा लूंगी, ताकि दोबारा से मतलब कि रिपीट ना हो। एलिमिनेशन की बात होती है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, विलोपन होना। अब देखो, बाह्य चरों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कि इन चरों को अध्ययन से निष्कासित कर दिया जाए, मतलब कि हमारे स्टडी से उसको बाहर किया जाए। ओके, ताकि आश्रित चर पर उसके प्रभाव को विलोपित किया जा सके। जैसे कि हमने वॉइस को मतलब कि क्या कर दिया था, वॉइस ना आए उसके लिए हमने क्या कर दिया, अपनी स्टडी में से वॉइस को निकाल दिया, और जो हमारी दीवारें थी साउंड प्रूफ दीवारें बना दी, है ना, ताकि वो हमारे स्टडी पर इफेक्ट ना करे, मतलब कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट ना करे, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उनका जो वॉइस का जो प्रभाव था, इफेक्ट पड़ रहा था, उसको हमने विलोपित कर दिया, मतलब कि एलिमिनेशन कर दिया उसको, कि निष्कासित कर दिया, अपनी स्टडी के अंदर से निकाल दिया कि जाओ भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। ये बात हो गई। फिर यदि बुद्धि बाह्यचर है, अगर मान लो कि हमने इंटेलिजेंस को बाह्यचर के रूप में ले लिया, तो ये क्या कहते, तो दोनों समूह में समान बुद्धिलब्धि के प्रयोजक को रखकर इस चर का नियंत्रित किया जा सकता है। हमने क्या बताया था आगे आपको, कि मुझे चाहिए 100 IQ वाले बच्चे, है ना, स्टडी के अंदर। अब मान लो सपोजली आपके 110 IQ है, मुझे मान लो मिल गए 110 वाले आधे मिले और आधे में मुझे मिले 100 IQ वाले, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, उनको हम दोनों समूह में ले लेंगे समान रूप से। ओके, मतलब कि मैं 50 लोग मेरे पास थे, तो उनमें से क्या करूंगी, 25 लोग किसके लूंगी, 100 IQ वाले, और 25 लोग लूंगी आपके 110 IQ वाले, मतलब दोनों को मैंने यहाँ पर समावेश किया। वैसे मुझे चाहिए था 100 IQ वाले, ओके, सॉरी मुझे चाहिए था 110 IQ वाला, लेकिन मुझे 100 IQ वाले 50% मतलब कि सब्जेक्ट्स मिल गए। तो फिर मैं इन लोगों को क्या करूँगी, 2 भागों में डिवाइड कर दूंगी, और उसके हिसाब से मैं उनको क्या करूँगी, अपने स्टडी के अंदर ले लूँगी। ओके, तो मैंने ये क्या कर दिया, उसका जो प्रभाव पड़ेगा, अब मुझे मतलब कि दोनों का मैं प्रभाव देखूंगी कि 100 IQ वाले का भी क्या इफेक्ट हो रहा है और 110 IQ वाले का भी क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, और फिर जाके उनको कंपेयर कर दूंगी। ओके, यदि आयु बाह्यचर है तो एक समान आयु के प्रयोजों पर अध्ययन करके आयु को नियंत्रित किया जा सकता है ना। एज में भी हम ये काम कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति से नियंत्रण करने के बाद अध्ययन का सामान्यीकरण केवल उन प्रयोजों पर ही किया जाता है। अब मान लो सपोजली मैंने यहाँ पर 110 और 100 वाले बच्चों की ली है IQ। ओके, तो मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे जनरलाइज करना होगा ना उसको, तो जनरलाइज किन पर होगा, 100 वाले पर और 110 IQ वाले पर ही होगा। फिर मान लो सपोजली किसी की 130 IQ है, तो उन पर ये जनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर जिनके बेस पर जितनी IQ वाले को लिया था, उतनी IQ वाले पर ही मैं जनरलाइज कर पाऊंगी, सामान्यीकरण कर पाऊंगी, बाकी पर मैं सामान्यीकरण नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, अध्ययन के परिणाम में हम उसी आयु वर्ग में सामान्यीकृत किया जा सकता है। जैसे एज लेते हैं, तो मैंने मान लो सपोजली 25 to 30 एज वाले लिए, तो उनको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन पर ही जनरलाइज होगा, इतनी एज वाले पर ही मेरा रिजल्ट जो निकला है वो जनरलाइज होगा। बाकी के जो मतलब कि 25 से कम है, ओके, उन पर मेरा मतलब कि जनरलाइज मैं नहीं कर पाऊंगी, और 25 से मतलब 30 से ज़्यादा वालों पर भी मैं जनरलाइज नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए
आगे देखते हैं रैंडोमाइजेशन। अब रैंडोमाइजेशन क्या होता है, तो एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा सभी वायरस चरों समूह तथा नियंत्रित समूह असमतुल्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके समान होने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है। जहां तक संभव हो प्रयोगात्मक समूह में यादृच्छिक ढंग से प्रयोजक को आवंटित किया जाना चाहिए। मतलब कि सपोजली मान लो कि मुझे 100, ये मेरी पॉपुलेशन है 100 की, अब इनमें से मुझे 50 लोगों को लेना है। क्या करना है, 50 लोगों को लेना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, जो रैंडमली मेथड्स होती है ओके, वो हम प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे सैम्पलिंग में। तो यहाँ पर मुझे 50 लोगों को लेना है, तो मैं क्या करूँगी, मान लो सपोजली 100 चिट्ठियाँ बना रही हूँ, एक बॉक्स के अंदर 100 चिट्ठियाँ रख ली, और फिर मैं क्या करूँगी, एक एक उठाती जाऊँगी। जो जो नंबर आएगा, सपोजली मान लो पहली चिट्ठी उठाई तो मुझे मिला 5 नंबर, तो ये क्या था, 5 नंबर की चुने जाने की संभावना कैसी थी, 100 बच्चों के बराबर थी ओके। मतलब कि हमें पता नहीं होता कि किसका नंबर लगेगा। जैसे लॉटरी लगती है ना, लकी ड्रॉ किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें थोड़ी ना पता होता है किसका नंबर आएगा, वो रैंडमली सिलेक्शन होता है ओके। मतलब कि चिट्ठी उठाई, उसमें जो नंबर आया और उसी नंबर वाले को ले लिया। तो मतलब कि जो 5, जैसे कि 5 नंबर वाला आया, तो 5 नंबर वाले की आने की संभावना कैसे थी, 100% थी ओके। मतलब कि वो आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, है ना। फिर मतलब 100% मानकर हम चलते हैं। 10 नंबर वाले की चुने जाने की संभावना कैसे होगी, 100% होगी। मतलब कि वो चुना भी जा सकता है ओके, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। तो रैंडमली का मतलब है कि यहाँ पर हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते ओके, अपने तरीके से उनको नहीं चूज करते हैं। जो चिट्ठी में आया उसकी बेस पर उनको ले लिया, तो बिना पक्षपात के हम जो सैंपल को चूज करते हैं उसी को बोलते हैं रैंडम ओके। अब रैंडम के अंदर रैंडमाइज की बात आती ना, तो 50 लोग हैं ओके, उसको मुझे 2 भागों में बांटना है, तो ये भी मैं क्या करूंगी, उनको भी रैंडमली तरीके से लूंगी। 50 को मैं 2 ग्रुपों में बांट रही, तो उनको भी रैंडमली तरीके से बांटूंगी ओके। तो उसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन ओके। फिर उसके बाद देखिए बाह्य चरों को स्वतंत्र चर के रूप में बदलना ओके। जो बात हमने आगे बताई ना, एक्सटर्नल वेरिएबल है उनको हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बदल देते हैं। जैसे कि हमने IQ को बदल दिया है ना, हमें इतने IQ वाले नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मुझे 100 IQ वाले पर मतलब कि स्टडी करना था, लेकिन 110 वाले भी थे, तो मैं क्या करूँगी, 100 से लेकर 110 IQ वाले लोगों का एक मतलब कि उन लोगों को एक ही वेरिएबल में रख लूंगी, और इनको बता दूंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके। अलग अलग थे, मुझे इनका प्रभाव नहीं चाहिए था, लेकिन वो इफेक्ट कर रहा था, इसी वजह से मैंने इनको भी अपने स्टडी में शामिल कर दिया, और इनको मिलाकर मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसको बोला गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके। अब इनका मैं क्या करूंगी, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट चेक करूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको बदल देते हैं ओके। तो बाह्य चरों को नियंत्रित करने का एक तरीका यह भी है ओके, जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल है उनको कंट्रोल इस तरीके से हमने कर दिया ओके। जिस बाह्य चर को हमें नियंत्रित करना है उसका हम अपने अध्ययन में शामिल कर ले। यदि आयु या बुद्धि हमारे अध्ययन में बाह्य चर है, तो इन चरों को भी अपने अध्ययन में शामिल कर लेते। हमें इसका नहीं चाहिए था, फिर भी वो इफेक्ट कर रहा था, इसीलिए हमने स्टडी में क्या किया, उसको सम्मिलित कर दिया ओके। उसी को बोलते हैं हम कि हमने एक्सटर्नल वेरिएबल को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया ओके। इन चरों बुद्धि और आयु का प्रभाव आश्रित चर पर देखेंगे, और इन चरों की आपस में अंतःक्रिया का प्रभाव क्या है यह भी अध्ययन किया जाएगा ओके। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैचिंग केसेस की, बात करते हैं प्रयोजों को सुमेलित करना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस विधि में बाह्य चरों को नियंत्रित करने में ऐसे प्रयोजों को लिया जाता है जो एक समान विशेषताएं रखते हैं, तथा इनमें से कुछ को प्रयोगात्मक समूह में, तो कुछ को हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप में रख लेंगे ओके। और इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि अधिक चरों के आधार पर प्रयोजों को सुमेलित करना ओके। मतलब कि उनको क्या करते हैं हम, मैचिंग करते हैं ओके। करना एक कठिन कार्य, बहुत से प्रयोजों को अध्ययन से अलग करना पड़ता है क्योंकि वह सुमेलित नहीं होते। सपोजली मान लो कि हमने यहाँ पर IQ तो लिया क्योंकि 100 और 110 को भी यहाँ पर सम्मिलित करके हमने इसको कन्वर्ट करके ले तो लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मुझे चाहिए थे मान लो सपोजली 30 ईयर के लोग चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर
कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो जिनकी एज थी 28 या फिर 25। अब इन पर तो मुझे मतलब कि स्टडी करना नहीं था, लेकिन रैंडमली मैंने सिलेक्शन किया पॉपुलेशन में से, तो ये लोग भी आ गए थे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको ना मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा उनको। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग सा काम हो जाता है। तो इनको यहाँ हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैचिंग कर लेते हैं। ओके, उनका मैचिंग करने की कोशिश करते हैं कि कितने मैच हो रहे हैं हमारी स्टडी के अंदर, कितने मतलब कि सब्जेक्ट्स है जो हमारे स्टडी के अंदर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, तो ये मैचिंग केसेस की बात हो रही है। चलिए इसके बाद देखो ग्रुप मैचिंग की बात हो रही है। इस विधि से बाह्यचरों को नियंत्रित करने के समूह तथा नियंत्रित समूह में प्रयोजकों को इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि जहां तक संभव होता है दोनों समूह का मध्यमान तथा प्रसरण लगभग समान हो। यहाँ पर हम इस तरीके से इन दोनों को, मतलब 50 लोग हैं उनको हम अब क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे कि इस ग्रुप को मुझे ट्रीटमेंट देनी है, इसको मुझे क्या करना है, ट्रीटमेंट देनी है, और इसको मैं, ये कंट्रोल ग्रुप है। ओके, ये कंट्रोल ग्रुप है। ओके, तो इसको मुझे ट्रीटमेंट नहीं देनी। तो इनको अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनको इस तरीके से हम बांटेंगे ताकि इनका जो मीन आएगा, ओके, मध्यमान मतलब कि यहाँ पर इनका जो मीन आएगा और वेरिएंस, ओके, वेरिएंस ये और इसका जो मीन और वेरिएंस, ओके, दोनों सेम आएंगे। ओके, मतलब कि सेम आने चाहिए उनकी। ओके, चलिए ये मीन वेरिएंस क्या है वो हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल में। ओके, चलिए अब देखते हैं सह प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ओके, बाह्य चरों के आधार पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में होने वाले प्रारंभिक अंतर को सांख्यिकी विधि से दूर किया जाता है। ओके, इसका कोवेरिएंस निकाल के एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, उनका जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हो कि एक्सपेरिमेंटल के अंदर ये सारे आपको स्टेटिस्टिकल के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर मैनिपुलेशन होता है, मैंने कहा ना जोड़ तोड़ करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ओके, तो ये हो गई आपकी जोड़ तोड़ की बात मैनिपुलेशन को। ओके, अब इसको हम अगेन नहीं बताएंगे बिकॉज आगे हमने बता दिया है। ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट होता है वो हम ऑब्जर्वेशन के बेस पर देखते हैं ना। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन, ओके, ये याद रखने वाला है, रिप्लिकेशन। ओके, अब रिप्लिकेशन क्या होता है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में यदि सभी बाह्य चरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया तो जब प्रयोजकों को हमने आवंटन का मतलब होता है विभाजित करना। ओके, अलग अलग ग्रुपों में हम उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, आवंटन, बांटना। ओके, तो यादृच्छिक विधि से हम उनको बांटते हैं। ओके, तब भी ऐसे बहुत से कारक हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। हमने जो एक्सटर्नल वेरिएबल थे वो इफेक्ट कर रहे थे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उनको हमने क्या कर दिया, अपने स्टडी में तो ले लिया। ओके, और फिर जाके हमने उन सभी को मिलाकर हमने क्या किया, दो ग्रुपों में उनको बांट लिया। ओके, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के अंदर। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मतलब फैक्टर्स है जो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है हमारे रिजल्ट को। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पुनरावृत्ति के द्वारा इस तरह की समस्या का समाधान किया जाता है। यदि किसी प्रयोग में 15 प्रयोजक प्रयोगात्मक नियंत्रित समूह में है तथा उनका आवंटन यादृच्छिक विधि से किया गया है, यह एक प्रयोग न होकर 15 समानांतर प्रयोग होते हैं, प्रत्येक जोड़ी को अपने आप में एक प्रयोग माना जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमें अभी पता चल रहा है कि अभी दूसरा फैक्टर भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, तो हम दोबारा से उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, दोबारा से देखेंगे कि क्या कौन से फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। ओके, अगर उसको सम्मिलित करना चाहिए कि नहीं, अगर कंट्रोल हो पाता है तो कंट्रोल कर देना है, नहीं हो पाता है तो अपने अंदर ले लो, मतलब कि स्टडी में ले लो। ओके, तो ये रिप्लिकेशन भी यहाँ पर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल के अंदर। बार बार हम उसका पुनरावृत्ति करके हम एकदम से क्लियरली प्योर रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ओके, अब देखो ये अगर आपको आज नहीं पढ़ना है तो हम कल, मतलब कि कल की क्लास में पढ़ाएंगे, बिकॉज ये बहुत सारी टाइप्स है। ओके, तो इसको हम रख लेते हैं कल, मतलब कि कल की क्लास में रख लेते हैं। ओके, बिकॉज आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और ओवरलोड हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत सारी पीपीटीज है। ओके, तो ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा, दिमाग में इन सारी चीज़ों को बिठाना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे आपके मतलब कि बहुत सारे हैं।
तो इसको हम अभी आगे जाने देते हैं। ओके, तो आज तक यहीं पर रखते हैं, पार्ट 1 को यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, तो ये हमने आज बात की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, रिसर्च क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में जान लिया। अब उनके जो टाइप्स होंगे ना वो हम कल के क्लास में देखेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपने वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।